अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई पेशरफ्त मुज़ाकराती अमल के हवाले से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो अब कन्फ्रंटेशन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस वजह से डेडलॉक बरकरार है वो तहरीरी डिमांड्स पेश करने का एक इशू खड़ा हो गया और उस पर यह कहा जा रहा है कि इरफान सदीकी साहब हुकूमत की तरफ से ये कह रहे थे कि दरअसल हमें गारंटी दी गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि रिटन डिमांड्स पेश की जाएंगी। असद कैसर साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जिस मीटिंग की बात हो रही है उसके जो मिनट्स हैं उनको ही आप चार्टर ऑफ डिमांड कंसीडर कर लीजिए। इसके साथ साथ जो रीसेंट मुलाकात होती है अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन के साथ PTI के रहनुमाओं की, उसमें दोबारा से ये बात सामने आती है। सलमान राजा साहब भी ये बात करते हैं कि 26 नवंबर में जो क्रैकडाउन हुआ उनके कारकुनान के ख़िलाफ़, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक मुज़ाकराती अमल का आगे बढ़ना सेकेंडरी है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस सूरत हाल में जो 190 मिलियन पाउंड केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसकी भी जो समाअत है वो 13 जनवरी तक मौखर की गई। फ़ैसला 13 जनवरी तक मौखर किया गया और एक तासुर ये भी पैदा हो रहा है कि दरअसल हुकूमत शायद ये एम करती है कि इसको मुज़ाकराती अमल में बारगेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल किया जाए। असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था या नहीं था, ये भी तहरीक इंसाफ वाज़े कर सकती है। लेकिन फ़िलवक्त इस डेडलॉक की वजह क्या है और ये कितनी जल्दी टूट सकता है, क्या तवक्को मुज़ाकराती अमल से होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि 13 जनवरी तक अब तोशाखाना केस की जो समाअत मुकर्रर की गई है, इसके बारे में एक आम तासुर है और बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शायद हुकूमत भी ये चाहती है कि इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए मुज़ाकरात के अमल में। आप अग्री करते हैं इससे? इज़ देयर मोर डिटेल टू दिस? नहीं, हो सकता है ये ख्वाहिश हो हुकूमत की या हुकूमत के पीछे जो मनसूबा साज हैं कि अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है उसकी तारीख 13 तारीख की गई है, जबकि पिछले 2-3 हफ्तों से ये मुकदमा जो है इसलिए इसको मुकर्रर किया जाता है कि फैसला सुनाया जाए और फैसला नहीं सुनाया जा रहा। देखिए, हमें बिल्कुल कोई खुशफहमी नहीं है, कोई तवक्को नहीं है कि सवाए सजा के कुछ और होगा, लेकिन इसको लटकाना जो है उसका मकसद सिर्फ यही नजर आता है कि एक तासुर दिया जाए जैसे कि कोई डील हो रही है, कोई बात चल रही है जिसकी बुनियाद पे शायद ये मुकदमा जो है हमारे हक में हो जाए। तो आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बात करते हुए इस बात की सख्ती से नफी की और इस तासुर को जाहिर किया कि कोई बात है जिसकी वजह से इस मुकदमे को आगे किया जा रहा है। ये सिर्फ एक तासुर देने की कोशिश है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई डील है या कोई बात है जिसकी वजह से इसको मुअत्तल किया जाए। आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से गालिबन और इस हवाले से आपने 26 नवंबर की बात की कि उस पर जो सारा जुडिशल कमीशन का मुतालबा है या जो गुमशुदा अफराद हैं जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से था, कारकुनान थे, उनकी डिमांड की जा रही है खान साहब की तरफ से कि सबसे पहले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर यही चीज़ हुकूमत को लिख कर दे दी जाए तो इसमें क्या बुरी चीज़ है? क्योंकि डेडलॉक की वजह तो यही बताई जा रही है कि रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा PTI की तरफ से। नहीं, ये बहाना है, ये महज बहाना है। देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तकाजा जो है वो शुरू दिन से मालूम है इनको। ये कहना कि लिख दोगे तो वो कोई ज्यादा तकाजा बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मुज़ाकराती टीम के साथ। दोनों मीटिंग्स में हमने ये कहा है कि हम खून का हिसाब लेंगे, हम एक कदम इससे पीछे नहीं हटेंगे। कोई डील इस अमल के रास्ते में नहीं आएगी। जो हमारे शहदा हैं, जो हमारे 50 के करीब लोग अब तक गुमशुदा हैं, हमें बिल्कुल ये वसवसा है, ख्याल है, बल्कि अब यकीन होता जा रहा है कि इन सबको भी शहीद किया गया और इनकी लाशों को, जैसे लाल मस्जिद के वाक़े में लाशों को दफनाया गया था, एक कब्र में डाल दिया गया था, इन लाशों को भी कहीं इसी तरह दफनाया गया है। तो ये तकाजा बहुत अहम है, बाकी हर बात पर ये बरतर है। हमारे लोगों का खून जो है वो अर्जा नहीं है, वो रायगां नहीं जाएगा, उसका तकाजा हम हर बात से पहले करेंगे। राजा साहब, इसके अलावा आपने कोट एंड कोट ये कहा कि मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है जब तक ये सब कुछ ना हो जाए। तो हम क्या इससे यही मुराद समझें कि जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी हैं, मुज़ाकराती कमेटी भी है,
वो सब सेकेंडरी है और दरअसल अब ये प्रोसीड नहीं कर पाएगा जो अमल है? मुझे नहीं पता। देखिए, ये बिल्कुल हुकूमत की नेकनीयती पर है। कोई वजह नहीं है कि ये तहकीक ना की जाए कि ये लोग कहाँ हैं। ये लिस्टें हम दे देंगे, पहले भी उनको मालूम है कि कौन लोग हैं, हम अदालत में भी गए हुए हैं, एक लिस्ट वहां भी जमा कराई जा चुकी है कि इन लोगों के बारे में खोज लगाया जाए। कैसे एक रियासत अपने शहरियों के बारे में इतनी लाताल्लुक हो सकती है, बेपरवाह हो सकती है कि उनके बारे में पूछे ही ना। किसी भी महज़ब मुल्क में एक बच्चा कहीं, एक शख्स कहीं गुम हो जाए तो 20-30 साल ढूंढते हैं जब तक उसकी लाश ना मिल जाए या उसके बारे में पता ना चल जाए। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग गुमशुदा हैं, 6 हफ्ते अब होने को आए हैं और किसी को परवाह ही नहीं कि ये लोग कहाँ हैं। उनके घर वाले उनको ढूंढते फिर रहे हैं, आहो फरियाद जारी है, लेकिन रियासत जो है वो बिल्कुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसी फस्तायत के साथ कोई निगोसिएशन या डील मुमकिन नहीं है। रियासत को पहले दिखाना होगा कि वो महज फस्तायत पर मबनी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंसानियत के लिए नरम गोशा है। ये चीज अगर नजर आती है तो फिर बात आगे हो सकती है। ये नहीं होगा कि हम इस खून को भूल जाएं और डीलें करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएंगे। जब तक तमाम असीरान को इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि वो कहीं भी चले जाएं, वो बनी गाला हो, कोई और जगह हो, वो जेल ही में रहेंगे और वहीं से बैठकर वो इंसाफ का तकाजा करेंगे और इंसाफ और कानून के मुताबिक वो जेल से बाहर आएंगे। किसी की इनायत की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और सलमान साहब, दूसरी साइड से जो आर्ग्यूमेंट किया जाता है इसके अगेंस्ट वो यही है कि कोई दरखास्तें या FIRs मौजूद हैं जिन लोगों की गुमशुदगी का आप क्लेम कर रहे हैं, ताकि एक प्रिटेक्स्ट बनाया जाए ना कि दरअसल ये कानूनी कार्रवाई के लिए PTI ने ट्राई किया, वो प्रोसीड नहीं कर पाई, तो इस तरह तो हुकूमत को और टफ टाइम मिलेगा। तो ये ग्राउंड वर्क मौजूद है? देखिए, हम लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे सीनियर वकील हैं उनके तवस्सुत से एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में। वो दरख्वास्त अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए जो इस वक्त एक कहर का आलम है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैं ख़ानदानों से मिला हूँ, मैं शहदा के घर गया हूँ। जिस घर में जाता हूँ अगले दिन उस घर से किसी को अगवा कर लिया जाता है। जिन लोगों ने दरखास्तें दायर की हैं अदालत में FIR ना कटने के बाद, उनकी FIRें तो कट ही नहीं रही। आप जहां जाते हैं थाने वाले कहते हैं हम FIR नहीं काटेंगे। अदालत का रुख किया गया, वहां भी लोगों को हरासा किया गया। एक खानदान ऐसा है जिसको हमने इस डर से KP मूव कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा ले गए थे पूरे खानदान को, सिर्फ उनकी शादीशुदा बहनें यहां बच गई थी, उनके घरों पर भी धावा बोला गया। तो ये एक ऐसा आलम है फस्तायत का, और मजबूर किया गया उनको कि जो दरखास्त आपने अदालत में दी है उससे लाताल्लुकी का इजहार कीजिए। तो हम एक खौफनाक फस्तायत के सैलाब से इस वक्त नबर्द आजमा है। ये हम सब की जानिब बढ़ रहा है, ये PTI की जानिब नहीं, ये आपकी जानिब, ये हर सियासी जमात की जानिब बढ़ रहा है। इस मुल्क में शराफत, आइन, कानून, सियासी स्पेस, हर चीज को खत्म किया जा रहा है और खत्म हो चुकी है। हम आखिरी जमात हैं जो इसके खिलाफ लड़ रही है। इमरान खान आखिरी आदमी है जो इसके खिलाफ खड़ा है। इसके अलावा बेशक 26 नवंबर और 9 मई पे आप कंसिस्टेंट रहे हैं कि ये दो चीज़ें, ये टॉकिंग पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जहाँ से ये सारी तहरीक शुरू हुई थी वो 8 फरवरी का चोरी शुदा मैंडेट था जो PTI क्लेम करती है। तो क्या ये तसव्वुर करें कि वो अब टॉकिंग पॉइंट रहा नहीं है क्योंकि उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही और यही दो मुतालिबात प्रेजेंट किए जाते हैं मीडिया पर भी और मीटिंग्स में भी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, 8 फरवरी का जो सानिया है वो तो एक खौफनाक तरीन सानिया है। हम बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हट रहे। हमारे मुकदमे अदालतों में हैं, अदालतों में आपने देखा क्या हशर किया गया, नया कानून बनाया गया। जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी, और उसके बाद कई हफ्तों तक कानून ये था कि इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। फिर यकायक एक कानून बना कि नहीं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजों को ये मुकदमे सौंपेगा। उससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इनका कोई मकसद नहीं है कि अदालती सतह पर इंसाफ हो। हम उस मामले को भी अदालत में लेकर गए हुए हैं। वो मामला ज़ाहिर है अदालत ही में लड़ा जाएगा। किसी की जुम्बिश कलम से तो ये बात अब नहीं मुड़ सकती। हम उसको लड़ते रहेंगे और जो फ्रॉड हुआ उसको हम जाहिर करेंगे, क्योंकि इस फ्रॉड को अगर हम जाहिर नहीं करते तो आइंदा का हर इलेक्शन इस तरह होगा। इस मुल्क में इलेक्शन बेमानी हो जाएगा। कोई वजह नहीं कि अगला इलेक्शन वो खा चंद माह में हो या चंद सालों में हो, उस पर भी इस किस्म का हमला ना किया जाए। इन चीज़ों के हम सब गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है। ये मजाक है
ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक चहमगोई है या कोई एक बात कर दी किसी ने। पूरी अवाम पाकिस्तान की इसकी शाहिद है कि उस दिन इलेक्शन के साथ उस रात क्या हुआ, जीते हुओं को किस तरह हराया गया, लाख लाख की लीड थी जिन लोगों की बशमूल मेरे, उनको कैसे निकाला गया आरओ के दफ्तरों से और कैसे रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। तो ये बात हम खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल बुनियादी मुतालबा है अपने लिए भी और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी। सलमान साहब, इसके अलावा एक रिवाइवलिस्ट पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान में और पूरी कंसिस्टेंटली तारीख आप अगर देख लें तो हर इलेक्शन के बाद जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं अगले 3-4 साल उसी पर सियासत होती है, लेकिन इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट तय करना या उसके प्रोसीजरल जो अफेयर्स हैं उसको ठीक करने पे स्ट्रेस नहीं होता। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब तक सिर्फ 27% पोल पटिशन्स एड्रेस हुई हैं और बाकी जो मेजॉरिटी है वो अब तक एड्रेस ही नहीं हो पाई और फैफन कह रहा है कि 180 दिन की जो लिमिट है वो भी ब्रीच हो जाएगी और ये सेटल नहीं हो पाएंगी। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस इस बात पर हो कि अगले इलेक्शन में क्या हमने एसओपीज रखने हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती? अदरवाइज तो दोबारा रिपीट हो जाएगा ये। बिल्कुल ये बेमानी, मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल बेमानी गुफ्तगू होगी। हमारे इलेक्शन के कवानीन में कोई बड़ा सुकुम नहीं है, हमारे इलेक्शन के कवानीन बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये तो आपने अब किया ना, इन लोगों ने जो एक जर्ब लगाई कि नहीं ये रिटायर्ड जज सुनेंगे, वो उनकी बदनीयती जाहिर है उस पर। इस एक बात के अलावा हमारे इलेक्शन के कवानीन बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन देखिए, कोई कानून जो है वो इस चीज का अहाता नहीं कर सकता कि उस दिन आकर लोग जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट बदल देंगे, फॉर्म 45 को तब्दील कर देंगे। आप लिखते हैं कानून में कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर करने वाले ये करेंगे तो कानून की कोई हैसियत नहीं रह जाती। देखिए, कानून बनते हैं इलेक्शन कवानीन बिलखुसूस इस नजरिए से कि जो फरीकैन हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ गड़बड़ ना कर सके। लेकिन जब गड़बड़ कहीं और से हो रही हो और मुनज़्ज़म तरीके से हो रही हो और एक मिशन के तहत हो रही हो, तो फिर कोई कानून उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। तो ये मामला कानून में तब्दीली का नहीं है, ये मामला पूरी कौम के इकट्ठे होने का है कि पूरी कौम ये कहे कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहिए, हमें किसी की पुश्तपनाही के साथ हुकूमत में नहीं आना। सब ने गलतियां माजी में की हैं, सब ने कंधों का सहारा लिया है, सब बैसाखियों पर आए हैं, आइंदा हमने ये नहीं करना। ये है जो इस कौम को अब फैसला करना होगा कि कोई अब मुंतजर नहीं है किसी गोद का, किसी सहारे का। हम बिल्कुल इस हवाले से वाज़े हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर बहुत वजाहत से ये कहा कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये मुल्क या जमहूरियत की बुनियाद पर चलेगा या ये फस्तायत की तारीख तरीन तारीखियों में डूब जाएगा और वहां हम सब के लिए बर्बादी है। मईशत के लिए भी बर्बादी है, इंसानी हुकूक के लिए बर्बादी है, सोच के लिए बर्बादी है। आप एक ऐसी फस्तायत की जानिब बढ़ रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखी शायद इस मुल्क में। और अगर हम सब इकट्ठे ना हुए सियासी वाबस्तगी से बढ़कर उठकर, ये सियासत का मामला ही नहीं है, ये इस मुल्क में शराफत की बका का मामला है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होते और सियासत खेलते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं कि तुमने माजी में ये किया था, तुम तो आज भुगतो इसको, तो हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम सबको अब माजी को एक जगह रखना है और हम सबको फैसला करना है कि हम शराफत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए मुत्तहिद हैं। सलमान साहब, डिसइंटीग्रेशन का बहुत मसला है पीटीआई में, क्योंकि मरवत साहब ने जो बयान दिया कि नथिया गली भिजवाने की बात हुई खान साहब को, आपने कहा कि किसी शख्स का ये इस्तेहकाक नहीं कि वो इस तरह का बयान दे। जवाब में मरवत साहब ने यह कहा कि आपसे इस्तेहकाक हमने मांगा इसलिए नहीं है कि 9 मई के बाद तो कोई तर्जुमान बनने को तैयार नहीं था और अब सब तर्जुमान बन गए हैं। लेट्स से कि आफ्टर खान साहब, ऑब्वियसली हर पार्टी का एक शेडो कैबिनेट होती है, एक प्लान होता है, उनके बाद किसको लीड करना है, इस पर क्लैरिटी कब आएगी तहरीक इंसाफ में? और ये जो इंटरनल डिवाइड है ये ख़त्म क्यों नहीं होती? देखिए, कोई इंटरनल डिवाइड नहीं है। चंद लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, जो बोल देते हैं जो उनके मुंह में आता है। जहन का मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आज बात हुई शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खान साहब के साथ और उनकी वाज़े हिदायत हैं इस हवाले से। देखिए, इस पार्टी में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत भी है। जितना हमला इस पार्टी पे हुआ, ये ख्याल था कि तितर बितर हो जाएगी, आज ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जमात है, कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल होने के मुतमन्नी हैं। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ ठीक जानिब जा रहा है। वो डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रांगर, ये जुमला आप भी जानते हैं नीचे का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त मौका है कि हम इस मुल्क को और इस मुल्क की जमहूरियत को इस ठेस लगने के बाद पहले से मजबूत तर बनाएं।
हम सबको इकट्ठा होना है और बुनियादी हुकूक की बात करनी है। ये जो जुमले आगे पीछे से आ जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलमान साहब, आपका भी लीगल बैकग्राउंड है और कहा यह जा रहा है कि कानूनी मामलात में बुशरा बीबी साहिबा मुदाखलत कर रही हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीमों को तब्दील कर दिया है। कंफर्म करेंगे इस बात को आप? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आज बुशरा बीबी भी मौजूद थी, उनसे भी तफसीली बात हुई और वह हैरान थी कि यह खबर किस तरह चली, क्यों चली। देखिए, हुआ सिर्फ इतना था कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब काजी अनवर साहब ने एक साहब को उनके ओहदे से बरतरफ किया था। ये काजी अनवर साहब का इस्तेहकाक था। इस इस्तेहकाक के बरखिलाफ एक ऑर्डर किसी और साहब ने जारी कर दिया और उस ऑर्डर को हमने कहा कि कानून के मुताबिक नहीं है। बुशरा बीवी ने मुझसे जिक्र किया कि यह ठीक नहीं हुआ। मैंने काजी अनवर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा आपका जो ऑर्डर है उसकी ताज़ीम कराई जाएगी। फिर मैंने ट्वीट भी की, उन्होंने एक वजाहती बयान भी जारी किया और सब मामला ठीक ठाक है। तो किसी सूरत भी ये कहना कि बुशरा बीवी ILF के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं या कोई नई कानूनी टीम वो तरतीब देंगी, बिल्कुल गलत बात है। आज मैं, सलमान सफदर साहब, हमारे चुने हुए वकला जो ट्रायल कर रहे हैं, हम अदालत में मौजूद रहे और मुकम्मल एतमाद का इजहार खान साहब ने, बुशरा बीबी ने किया और उनका कोई ताल्लुक नहीं है कानूनी मामलात से। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये उनके हवाले से खबर चलाई गई है या एक अफवाह चलाई गई है कि उनकी किसी से बातें हो रही हैं पेशावर में, ये भी बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अंसार अब्बासी साहब खासे इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कर चुके हैं कि बनी गाला भिजवाने के हवाले से एक पॉइंट पर बात हो रही थी, गालिबन आपने भी डिनाई किया और बहुत से PTI के लोग भी ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ ऑफ़र की गई। मरवा साहब ने भी ये कहा। तो कितना इन्वॉल्व है इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम मुज़ाकराती अमल जो हो रहा है इसमें, और अब भी बात चल रही है उनसे आपकी? बिल्कुल नहीं चल रही। देखिए, अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो हुकूमती टीम के साथ होगी और वो रहे, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है। हुकूमती टीम अगर उनसे बात करके हमसे बात करती है तो ये उनकी सवाबदीद है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, बुशरा बीवी का ताल्लुक है, उनकी कोई बात किसी इदारे के किसी फर्द से नहीं हो रही। लिहाजा ये तासुर देना भी बिल्कुल गलत है। हम आइन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे असीरान को कानून के मुताबिक छोड़ा जाए, जमानत उनका हक है। 2.25 साल से जो लोग जेलों में हैं, वो यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद हों, वो हमारे दीगर जो असीरान हैं, जाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, हमारे मियां महमूद रशीद हैं, और इसके अलावा सैकड़ों लोग, उनका हक बनता है अब कानूनी तौर पे कि उनको जमानत पे रिहा किया जाए, उनके खिलाफ जो लग़्व नौयत के मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। जब ये हो जाएगा तो इमरान खान साहब भी कानून के मुताबिक जेल से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से एक हेडेक कहा जाता है PTI के लिए भी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पार्टी के बहुत से अफराद के कंट्रोल से ही बाहर है PTI का सोशल मीडिया, और वो चाहता नहीं है कि मुज़ाकरात में कोई भी चीज़ आगे बढ़ सके। आप अग्री करते हैं इससे कि जो सोशल मीडिया का बयानिया है और जो पार्टी का बयानिया है पोलर ऑपोजिट है, बहुत रेडिकल है सोशल मीडिया आपका? आपका ना कहिए ना। देखिए, सोशल मीडिया पे तो हर एक आज़ाद है ना कि वो ऑफिशियल अकाउंट्स की अगर बात करें, अकाउंट बनाए उस पर। नहीं, ऑफिशियल अकाउंट्स में और हमारी पार्टी की पोजीशन में कोई बहुत तफावत नहीं है। अगर कभी हो तो वो हम देख लेते हैं उसको और बात ठीक हो जाती है। लेकिन ये दूसरे अकाउंट्स हैं जिनको किसी सूरत आप पार्टी का अकाउंट नहीं कह सकते। हो सकता है उनकी हमदर्दी हो पार्टी से, लेकिन वो अपने नजरियात रखते हैं मुस्तकबिल के हवाले से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस हवाले से वो अपने नजरियात रखते हैं। लेकिन ये कहना कि हम उनको क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भी दुरुस्त नहीं है। उनकी अपनी फिक्र है, सोच है, आज़ादी इजहार है। बट अगर वो आपकी कॉज को डैमेज कर रहे हैं तो आप डिस्कस तो कर सकते हैं ना उनसे। देखिए, हम अपनी बात कर देते हैं ना, हम कह देते हैं कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। वो मौक़िफ़ आपके सामने आ जाता है। आप जब भी सवाल करेंगे या नहीं भी करेंगे तो हम खुद अपना मौक़िफ़ बयान कर देंगे। और इसके अलावा जो ओवरऑल सूरत हाल रही है पाकिस्तान के अंदर,
इसमें कहा यह जाता है कि जिस तरह से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल होती है ना, शुरू में आपने कहा कि अमेरिकन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये आपके मुखालिफिन आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिल जलाने की बात करना, रेमिटेंस ना भेजने की बात करना, या डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद करना कि वो पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स में इंडल्ज करके आपको रिलीफ दिलवा देंगे, ये तो उस बयानिए से 180 डिग्री मुख्तलिफ है जिस पर यह तहरीक शुरू की थी आपने। तो एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी आप कंसर्न नहीं है कि फॉरेन प्रेशर को इन्वाइट करने के लिए बात की जा रही है? नहीं, कौन इन्वाइट कर रहा है? बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा। कौन कह रहा है कि हमें बाहर से कोई कुमक आनी है या हमारी कोई मदद होनी है? हम तो नहीं ये कर रहे बात। देखिए, अगर वहां रवैये बदलते हैं और उन रवैयों की वजह से यहां किसी पे असर पड़ता है, वो लोग जो देखते हैं उस जानिब कदम उठाने से पहले, उनको अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो ये उनका अमल है या उनकी सवाबदीद है। हम तो बिल्कुल आइन और कानून पे खड़े हैं और हम नहीं कह रहे कि कोई बाहर से आकर हमारी मदद करे, लेकिन पूरी दुनिया देखती है जब इंसानी हुकूक की पामाली होती है, जब निहत्ते लोगों पर गोलियां चलती हैं इस्लामाबाद में, जब गुमशुदा लोगों के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं होता, वो गुमशुदा रहते हैं और कारहाय मुमलिकत जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया देखती है। देखिए, इंसानी हुकूक के हवाले से तशवीश जो है, इसको किसी और मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कहते। इंसानी हुकूक इंसानी है, वो रियासती हुकूक नहीं है। कहीं पे भी इंसानी हुकूक की पामाली होगी तो हर वो शख्स जो इंसानी हुकूक के हवाले से कोई वाबस्तगी रखता है वो बोलेगा। वो खा बोस्निया में हो, वो जनूबी अफ्रीका में हो, वो म्यांमार में हो, वो कहीं भी हो, दुनिया बोली। इसी तरह इसी हवाले से इन मुल्कों में तरक्की भी हुई। जनूबी अफ्रीका की जो जद्दोजहद थी उसकी पूरी दुनिया ने हिमायत की। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत पर हमला जारी है इस वक्त, जो फस्तायत का माहौल है, उसके हवाले से जो भी बात करेगा वो इंसानी हुकूक के हवाले से बात करेगा और पूरी दुनिया का हक है कि वो बात करे और तशवीश का इजहार करे। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं बिल्कुल वो आइन कानून के मुताबिक है। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस तो एक बहुत ही मुरव्वज तरीका है फस्तायत के मुकाबले का। अगर आप इलेक्शन के निज़ाम पे हमला आवर हो जाते हैं, कवानीन की धज्जियां उड़ा देते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं जो आपके रास्ते में खड़ा हो, तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा? वो अमेरिका का साउथ हो या वो कोई और जगह हो, भारत हो, गांधी जी की तहरीक हो, वो सिविल डिसोबीडियंस ही पर मबनी थी। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये होता है कि आपने चूंकि पूरे निज़ाम को एक गैर कानूनी निज़ाम बना दिया है, फस्तायत और धौंस और अगवाकारी पर मबनी निज़ाम बना दिया है, इसलिए बतौर शहरी हम एहतजाज करेंगे और हम कहेंगे कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते। लेकिन अभी तक तो हम सिविल डिसोबीडियंस के करीब नहीं आए। रेमिटेंस का जो मामला है, जो कि इमरान खान साहब की बिल्कुल कॉल है, उसमें किसी कानून की खिलाफ वर्जी शामिल नहीं है। अगर कोई शख्स अमेरिका में या कहीं और बैठा ये फैसला करता है कि मैंने पैसे नहीं भेजने इस साल, तो इसमें कोई सिविल डिसोबीडियंस नहीं है, ये उसकी अपनी एक सवाबदीद है। कोई कानून उसको नहीं कहता कि तुम जरूर इस साल पैसे भेजो। सही। इसके अलावा जो मिलिट्री ट्रायल चल रहा है फैज साहब का, उसमें अब ये खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि अगर हो सकता है बाजवा साहब को बुलाया जाए और वो भी पेश हो जाएं उसमें, तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पर कि अगर उसका दायरा कार बढ़ता है एंड इट गोज़ टू बाजवा साहब एज वेल, तो आपको लगता है कि आपकी नज़र में ऐसा होना चाहिए था? देखिए, जहां तक सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल का ताल्लुक है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम उसको गैर आईनी मानते हैं, उसका कोई वजूद हम तस्लीम नहीं करते। अगर इन्होंने फौजी जो अफसरान हैं उनसे बढ़कर किसी को इन ट्रायल्स में शामिल करने की कोशिश की तो पूरी दुनिया आप देखेंगे मजम्मत करेगी, इसको नहीं मानेगी। यूरोपियन यूनियन की जानिब से बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है GSP प्लस के हवाले से, जिसके तहत हमारी जो बरामदाद हैं उनको यूरोपियन मार्केट में रसाई हासिल है। हम अपनी मईशत के साथ खिलवाड़ ना करें तो बहुत बेहतर होगा। इस वक्त की मईशत जामिद है, ये कहते हैं कि इस्तेहकाम आ गया। ये कौन सा इस्तेहकाम है? कब्रिस्तान का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। 0.9% से भी कम आपकी ये शरह नमू है, ग्रोथ है, आपकी आबादी बदस्तूर बढ़ रही है। कहाँ है नौजवानों के लिए नौकरियां? तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है। आप उम्मीद को कत्ल कर रहे हैं, आप नौजवानों की इस रियासत के साथ वाबस्तगी को कत्ल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने मिलिट्री ट्रायल चलाई, फौजियों की अपनी जगह है, उस बारे में हम कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर अफवाज से बाहर किसी शख्स बशमूल इमरान खान के आपने इस ट्रायल में शामिल करने की कोशिश की तो जबरदस्त रद्द अमल आएगा, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। लास्ट क्वेश्चन, 2027 में इलेक्शन ऑफर हुआ है आपको?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इस वक्त हमारे सामने। हम समझते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन पर हमला हुआ उसको ख़त्म होना चाहिए। ये दो ही तरीके हैं, या अदालतों के ज़रिए जो सच्चाई है उसको सामने आने दिया जाए, अदालतों को काम करने से ना रोका जाए जैसा कि अब तक रोका गया है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो जल्द से जल्द नया इलेक्शन हो। लेकिन हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि हमारा मैंडेट हमें लौटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना यही था कि ये मुज़ाकराती अमल अपनी जगह, लेकिन 26 नवंबर को जो क्रैकडाउन हुआ उनके कारकुनान के ऊपर, उनकी खान साहब से मुलाकात हुई और जो टॉप एजेंडा है, जो प्रायोरिटी है, वो अपने उन कारकुनान को इंसाफ दिलवाना है फिल वक्त। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से भी अगर मुज़ाकराती अमल की बात की जाए तो पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कहा गया कि मोहतात रहना चाहिए तहरीक इंसाफ से बात करते हुए, और राना तनवीर साहब की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो इसको कामयाब होता हुआ देख नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या फ़ील करती है कि ये मुज़ाकराती अमल कितना मीनिंगफुल हो सकता है और ये होना भी चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। मुज़ाकरात की बात चल रही है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, डेडलॉक की सूरत हाल दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ से हुकूमत मुतालिबा कर रही है कि रिटर्न में दिया जाए, तहरीक इंसाफ इसको फॉर्मेलिटी कह रही है, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये है कि जो रवैया PTI में हुआ करता है कि किसी भी स्टांस को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस पार्टी में एग्जिस्ट करती हैं, आपकी पार्टी में भी यही सूरत हाल लग रही है। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि PTI से मोहतात होकर रहना चाहिए, और राना तनवीर साहब ने भी ये बात की कि मुज़ाकरात कामयाब होते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर नून लीग का ऑफिशियल व्यू पॉइंट है क्या बातचीत करने पे? जी, ऑफिशियल व्यू पॉइंट तो खैर पार्टी के स्पोक्स पर्सन देंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर ये शेयर कर सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का मकसद और ये हुकूमती इत्तेहाद है जो इन मुज़ाकरात में गया है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि जो बहुत मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम आया है जिसमें डॉलर की कीमत स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट अब मुस्बत है, ओवरऑल मुल्क में महंगाई की शरह जो है पहले से बहुत कम हो गई है, लिहाजा कीमतें अब उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह आज से कोई 1.5 साल पहले बढ़ रही थी। तो लिहाजा वो जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको आगे बढ़ाने के लिए और ग्रोथ तक ले जाने के लिए जरूरी हो गया है कि हम उसमें सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आए, और उसमें एक नई जो फोर्स आई है इस सारी आर्गुमेंट के पीछे वो ये है कि मुल्क में एक दहशतगर्दी की नई लहर है। तो अगर रियासत ने और हुकूमत ने उससे लड़ना है तो हम दहशतगर्दों से लड़ना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम सारा वक्त जो है वो सियासी जमातों की आपस में जो चपकलिश है, या अगर एक जमात जो है वो जत्थाबंदी के ऊपर बजिद है कि उन्होंने बार बार हमलावर करना है, तो लिहाजा उसकी ये कोशिश है। तो लिहाजा ये सिर्फ एक जमात को मनाना मकसूद नहीं है, मकसद उससे थोड़ा सा अरफा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए और कुछ सियासी अमन आए, ताकि हम जो दूसरे चैलेंजेस अब उठ रहे हैं मगरबी सरहद के ऊपर उससे निपट सके। तो ये जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी इसको बहाना कह रही है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये परसीव क्यों नहीं कर सकती हुकूमत के जो दो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें 26 नवंबर की बात है और 9 मई की बात है, कि एक जुडिशल कमीशन बना दें, सियासी असीरान को छोड़ दें, तो इन्हीं दो पर बात क्यों नहीं आगे बढ़ जाती? नहीं, बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त एक एतमाद का फुकदान है, बद-एतमादी की फजा है, तो जहां भी बद-एतमादी होती है दोनों फरीकैन में, इसीलिए जो है उसको फिर तहरीर में लाया जाता है, ताकि हम इस पर ही ना बहस करते रहें कि उस वक्त किसने क्या कहा था और किसने किसको क्या कहा था। तो तहरीर के ऊपर जो है सबके सामने एक तहरीर आ जाएगी जिसपे हम सब उस पर जो बात कर सकेंगे, उस पर जो ओपिनियंस है, क्योंकि ये भी PTI में तो खास तौर पर ये इशू बड़ा संजीदा हुआ है कि जो भी अडयाला जेल से लेटेस्ट मुलाकात करके आता है वो अपनी एक नई पॉलिसी वजह करके हमें दे देता है। इसलिए भी जरूरी है कि जो भी उनके मुतालबात हैं, जितने भी हैं, वो सारे राइटिंग की सूरत में हमारे सामने आए, ताकि फिर उस पर गुफ्तगू हो सके। मतलब आप ज़ाती हैसियत में भी कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फ्यूटाइल एक्सरसाइज भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि खान साहब के अलावा इनकी मुज़ाकराती कमेटी के पास मैंडेट ही नहीं है कुछ डिसाइड करने के लिए। वो ये कहते हैं, असद कैसर साहब ने ये कहा कि स्टेक होल्डर्स जो कि फैसला करने की ताकत रखते हैं
उनको भी इस अमल का हिस्सा बनाया जाए। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है, आप उनको कह रहे हैं, तो फिर ये लुक बिजी डू नथिंग हो रहा है मतलब? नहीं, देखिए, हम फिर भी एक संजीदा कोशिश करना चाहते हैं कि एक ऐसी जमात जो मुस्तकिल जत्थाबंदी और इंतशार की सौदागरी कर रही है पाकिस्तान में, उनके साथ क्या पार्लिमानी सतह पर गुफ्तगू हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सवाल है। क्योंकि वैसे तो वो ऑलरेडी उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है। अब ऐसे मुज़ाकरात में डेडलाइन तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक हद लगाई हुई है कि 31 जनवरी तक ना हुआ तो हम ये कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक एहतमाम करना जरूरी है। जैसा मैं फिर कहूंगा कि अब जबकि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और मुल्क में बड़ी जरूरत है कि हम जो मुआशी इस्तेहकाम बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना ने हासिल किया है उसको कंसोलिडेट करके रखें, तो इसलिए गुफ्तगू जरूरी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपने दोबारा इंतशार की सौदागरी पर जाना चाहती है तो हमेशा से उनका तो यही वतीरा रहा है। लेकिन बहरहाल हम एक खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात में शामिल हुए। और इसके साथ साथ आपके इत्तेहादियों की भी अगर बात करें, आपने खुद कहा कि एक इत्तेहादी हुकूमत है। शाजिया मरी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शायद नून लीग ये इदराक नहीं कर रही कि अगर हिमायत हम ख़त्म करेंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको थ्रेट समझा जाए, क्या कहा जाए कि आपके जो फ्रंट लाइन एलाइज़ हैं इस अलायंस के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हिमायत विड्रॉ भी हो सकती है, क्योंकि उनके इश्यूज़ वही हैं कि इंटरनेट का इशू है जिस पर वो कंप्लेन करते रहे हैं। इसके अलावा जो कमेटीज़ हैं, इजलास ना बुलाने का मसला है, इसको एड्रेस कर लेना चाहिए अब हुकूमत को। जी बिल्कुल, हुकूमत का ये काम है कि पीपल्स पार्टी, उनको हमें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने वोट हासिल किए थे 200 से ज्यादा, उसमें पीपल्स पार्टी की तमाम हमायत हमें हासिल रही है, अभी आईनी तरमीम में हासिल रही है। तो लिहाजा ये तो एक हम तो उन्हें चाहते हैं कि वो सिर्फ हमें ये ना याद कराएं, वो काबीना का हिस्सा बने। इसलिए अभी तक काबीना में एक तकरीबन दर्जन के करीब जो वजारतें हैं वो खाली हैं और इस वक्त दूसरे वज़रा के पास है ताकि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं कियास राय कर सकता हूं कि इस वक्त उनका सियासी जो नजरिया है वो यही है कि वो गलबे का हिस्सा तो बनना चाहते हैं लेकिन मलबे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अच्छा, मतलब आप खुद ये बात तस्लीम करते हैं कि ये डिफ़िकल्ट जॉब है और जो भी इसके लिए साइन अप करेगा अल्टीमेटली पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेगा अपना? जी, लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान की अवाम ने हमें सिर्फ सियासी खेल के लिए तो वोट नहीं दिए, उन्होंने हमें हाकमियत की जिम्मेदारी दी है। फिर मैं कहूंगा कि दहशतगर्दी का जो मामला उठा है, हम सब ने मिलकर और इत्तेहाद और इत्तेफाक से उससे लड़ना है। ये नहीं हम कह सकते कि ये एक सूबे का मामला है तो वो उसकी सूबाई हुकूमत लड़े या सिर्फ एक सूबे में ही दहशतगर्दी हो रही है। ये पाकिस्तान का मामला है और हम सब ने मिलकर इस पर बात करनी है। तो लिहाजा जहां हमारी जमहूरी जिम्मेदारी है कि जिन पाकिस्तानियों ने हमें अपना मैंडेट देकर भेजा है उनकी हम जिंदगियां बेहतर करने की कोशिश करें, उनकी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करें, मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। तो ये जो सियासी गुफ्तगू है और सियासी एक दूसरे को क्रिटिसिज्म है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो बुनियादी हकीकत है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमें बहरहाल मुल्क की हाकमियत करनी है और जो अवाम के मसाइल उठ रहे हैं उसमें जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है उसको इस्तेमाल करना है कि हम अवाम के मसाइल हल कर सकें। ठीक है। और इसके साथ साथ जो उड़ान पाकिस्तान का इनिशिएटिव है 2035 तक, उसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं अगर उसको डिस्कस कर लें तो अगले 5 साल में 6% इजाफा कहा जा रहा है कि मुल्की शरह नमू में किया जाएगा। साथ साथ $1 ट्रिलियन तक GDP पहुंचाने की बात है 2035 तक। इसको काफ़ी एम्बिशियस कहा जा रहा है। हफीज़ पाशा साहब ने भी इस पर आर्टिकल लिखा, उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म जो अहदाफ हैं हुकूमत के, सबसे बड़ा मसला तो वो हैं, लॉन्ग टर्म में तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो ये नॉन सीरियस है। नहीं, हमें बहरहाल अपने अहदाफ का तयन करना चाहिए और अहदाफ एम्बिशियस होते हैं हमेशा, जरूरी नहीं कि अहदाफ जो है आपको पूरे हासिल हो जाए। सिर्फ जो अगला चैलेंज है कि उड़ान पाकिस्तान का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके लिए जिस किस्म की हमें तब्दीली करनी है अपने हाकमियत के तरीकों में और मुईशत के का जो स्ट्रक्चर है, ज़राअत का स्ट्रक्चर है, वो अब शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।